हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए आज हम बात करेंगे विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इसमें मैं आईपीओ की आपको डिटेल्स बताऊंगा, कंपनी करती क्या ये बताऊंगा, इसके ग्रोथ फैक्टर्स बताऊंगा, इसके फाइनेंशियल्स बताऊंगा, इसके पीयर्स जो है कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी बताऊंगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका मैं आपको रिस्क भी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आईपीओ से। ये आईपीओ अगस्त 26 से 29 के बीच में आ रहा है, और इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो है 92 से 97 के बीच में, और इसमें आप एक लॉट में 148 शेयर सप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से जो टोटल कॉस्ट है वो आपको लगभग 14,356 के करीब पड़ेगी। और इससे जो कंपनी इसको इसमें जो इनको जो कंपनी को जो मिलेगा, जो टोटल जो इनको इनका जो इशू साइज़ है वो है 773 करोड़ का। उसमें से 721 करोड़ फ्रेश इशू है, यानी ये वाला पैसा जो कंपनी को मिलेगा ये कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के लिए ही इस्तेमाल होगा। और 51 करोड़ रुपीस ओएफएस है, यानी ऑफर फॉर सेल, जो प्रमोटर जिसमें अपना स्टेक बेच रहे हैं। इस तरीके से इसकी जो आईपीओ की जो कॉस्ट है वो 2501 तक, जो मार्केट कैपिटल है सॉरी इसका, वो 2501 पे पहुंच रही है। और इसका जो एंकर बुक था वो भी सब्सक्राइब हुआ था फुली, और वो उसमें 231 करोड़ का एंकर बुक था जो सब्सक्राइब हुआ था। और इसमें बैंक ऑफ इंडिया और निपॉन म्यूचुअल फंड ने जैसे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और फ्रेंड्स ये आईपीओ लिस्ट होगा सितंबर 3 को। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उसमें आशीष कचोड़िया और मुकुल अग्रवाल, जो काफ़ी प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स हैं, उनका नाम भी है। इन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। और इस आईपीओ में राइट नाउ जो प्रमोटर की स्टेक है, जो शेयर कैपिटल है, प्रमोटर का जो स्टेक है वो 81% है। आईपीओ के आने के बाद ये घट के 56% इसका प्रमोटर का स्टेक हो जाएगा। और इस आईपीओ से जो, जैसा मैंने आपको बताया कि इस आईपीओ से इन्हें मिलेंगे 773 करोड़ रुपीज़। उसमें से 721 करोड़ फ्रेश इशू के हैं जो कंपनी यूटिलाइज करेगी। उसमें से 540 करोड़ रुपीज़ कंपनी यूटिलाइज कर रही है अपने वर्किंग कैपिटल की रीपेमेंट के लिए। अब ये आईपीओ के बारे में था। अब जरा मैं आपको बताता हूँ कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपनी करती क्या है। विक्रांत इंजीनियरिंग इस्टेब्लिश हुई थी 2008 में। ये एक ईपीसी कंट्री है, ईपीसी कंपनी है, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी कि ये कंस्ट्रक्शन का सारा काम करते हैं। और ये वाटर के एरियाज़ में काम करते हैं, पावर के एरिया में काम करते हैं, और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, और साथ ही साथ ये रिन्यूअल में भी काम करते हैं। तो वाटर में जिस तरह से ओवरहेड जो हमारे, जब आप जैसे देखते होंगे कि बाहर ओवरहेड जो बड़े बड़े टैंक्स लगे होते हैं, वाटर टैंक्स होते हैं जहाँ से वाटर सप्लाई होता है, ये वो बनाते हैं। उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, पाइप्स होती हैं, वो ये फाउंडेशन उसके लिए करते हैं। पावर में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन का और ट्रांसमिशन का काम भी करते हैं। और रेलवे में ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करते हैं, जैसे कि जो सब स्टेशंस बनाते हैं। जैसे आप कभी भी कोई भी ट्रेन अगर किसी स्टेशन पे आ रही होती है, आप सबसे पहले देखेंगे कि उसमें कुछ स्टार्टिंग में स्टेशन में कुछ ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, और उसके बाद छोटे छोटे बॉक्स लगे होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले। वो क्या कर रहे होते हैं फ्रेंड्स, वो बाहर जितनी पावर आ रही होती है उन्हें, वो सारी की सारी लेते हैं। उसके बाद वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस पावर को, चेंज कर देते हैं उस पावर को। और जो ट्रेन्स होती हैं, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं, जो आप ऊपर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक जो वायर्स होती हैं, उस पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इवनली। और ये सारा का सारा जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो ये सारा काम सब स्टेशन करता है। तो एक ये करते हैं। उसके बाद अगर आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक जो ट्रेन्स होती हैं उसमें मतलब 90% इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में ऊपर वो वायर लगी होती है, और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन चल रही होती है। बट कई जगह ऐसा होता है कि आपको अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन कर डालनी पड़ती है, तो ये वो इलेक्ट्रिफिकेशन भी लगाते हैं। और इसी तरह से ये सोलर सेल्स होता है, सोलर में भी जस्ट ये इन्होंने भी एंट्री करी है। तो रिन्यूएबल्स में भी ये वहाँ पर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो भी ये करते हैं।
और इनका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो वाटर के इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से इनका रेवेन्यू आता है। और सिंस हमारी कंट्री के लिए गवर्नमेंट ने 11.5 लाख करोड़ का इस साल का इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट रखा है, तो इसके इन ऐसी कंपनीज़ के लिए, इंफ्रा कंपनीज़ के लिए ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। फिर ये एसेट लाइट मॉडल पे हैं, यानी कि ये जो अपने एसेट्स हैं, जो भी जिससे काम करते हैं, जो इनकी मशीन्स होती हैं, ये उसको लीज़ पे लेते हैं, रेंट पे लेते हैं। तो इनको मतलब कि ये ओन नहीं करते उन एसेट्स को, तो ये जस्ट काम लेते हैं, ये रेंट देते हैं। जब इनको कहाँ ज़रूरत पड़ती है बस रेंट देंगे और वो मशीन लेंगे, अपना काम जैसे ही खत्म होगा एसेट वापस भेज देंगे। तो इस तरह से इनको काफ़ी ये बेनिफिट मिलता है कि ये जो इनकी अगर आप एसेट की बुक देखेंगे वो काफ़ी इनकी लाइट है, तो इसलिए फाइनेंसिंग भी इनके लिए काफ़ी बेटर वे में होती है। फिर अगर आप देखेंगे कि जो इनके जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कस्टमर्स हैं, इनकी स्टेट गवर्नमेंट्स काफ़ी कस्टमर्स हैं, इनकी जो पब्लिक जैसे सेक्टर्स हैं, एनटीपीसी है, वो है, पावर ग्रिड है, ये उनके लिए काम करते हैं। तो इनका जो कस्टमर प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग है। और इनका जो R&D होता है वो इनका R&D हाउस में होता है, और इसलिए ये वहाँ पे भी अपना जो कॉस्ट सेविंग है, ये अपनी कॉस्ट वहाँ पे भी बचाते हैं। और इनके प्रमोटर्स काफ़ी अच्छे और इसमें एक्सपीरियंस्ड भी हैं। और अगर मैं इनकी ऑर्डर बुक की बात करूँ, इस समय इनके पास 2500 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। और अगर मैं आगे बात बताऊंगा, इनकी सेल्स अराउंड 900 करोड़ के करीब है। तो अगर आप देखेंगे इनके पास 2 ईयर्स के अभी ही ऑर्डर्स इनके पास कंपनी के पास ऑलरेडी हैं। और ये कंपनी की एक और अच्छी चीज़ ये बता सकता हूँ कि ये इस समय जो वैल्यूएशन के हिसाब से है, ये सिर्फ 22 की पी पे अवेलेबल है। बाकी अगर इसके आप कॉम्पिटिटर्स देखेंगे, कालपत्रा है और ट्रांसलाइटिंग है, इन सब की जो प्राइस टू अर्निंग है वो 30-35 के रेंज में आ रही है, बट इसी की जो प्राइस अर्निंग है वो 22 के में आ रही है। तो दैट इज़ एन एडवांटेज। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी की जो सेल्स है वो फाइनेंशियल ईयर 23 में अराउंड 524 करोड़ की थी, जो कि अब बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 25 में 916 करोड़ तक हो गई है। यानी इसमें अगर आप देखेंगे कंपाउंडेड जो ग्रोथ हुआ है वो 30% से ज़्यादा का हुआ है। सेम थिंग इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी ऐसे 30% से ज़्यादा के ग्रो हुए हैं। अब इसमें क्या हुआ है, कंपनी के जो प्रॉफिट थे वो थे 43 करोड़ के फाइनेंशियल 23 में, जो कि बढ़ के 78 करोड़ रुपीज़ हो चुके हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे लास्ट 3 ईयर्स में ये 35% से के हिसाब से ये ग्रो हुए हैं। सॉरी उसके बाद अगर आप इसकी डेट टू इक्विटी रेशो देखेंगे वो 0.58 है। इसकी जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो 0.58 है। और ये डेट जो टोटल था एब्सोल्यूट अमाउंट में 150 करोड़ का था फाइनेंशियल 23 में। हाउएवर ये डेट अब बढ़ के अराउंड 270 करोड़ का हो चुका है। बट फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि सिंस ये लोग 540 करोड़ से अपनी जो डेट की जो लायबिलिटी है वो पे कर रहे हैं, तो जब ये लायबिलिटी अगर पे करेंगे तो डेफिनेटली ये जो इसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कम हो जाएगा। और अगर आप इसके रिटर्न्स देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, और रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड ये 20% है। इसी तरह से आप इसके एबिटा मार्जिन देखेंगे वो 17% है। और पैट बिल्कुल एंड में प्रॉफिट आता है वो मार्जिन है 8%। इसका जो मार्जिन आ रहा है। और अब बात करेंगे कि इसके ग्रे मार्केट प्राइस में इसकी क्या वैल्यू है। ग्रे मार्केट प्राइस में इसकी वैल्यू जो है वो है 110 रुपीज़ आ रहा है। यानी ये इसकी एक्सपेक्टेशन है कि ये 13% जो इसकी प्राइस है, लिस्टिंग प्राइस है 97 की, ये उससे ज़्यादा का खुलेगा, 110 रुपीज़ का खुलेगा। हाउएवर ग्रे मार्केट प्राइस इज़ जस्ट एन इंडिकेशन। ये कोई मतलब नहीं है कि इसका कि जो स्टॉक्स हैं बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। आप अपनी अगर अच्छी स्टडीज़ करते हैं, कंपनी अच्छी है, सेक्टर अच्छा है, उसकी ग्रोथ अच्छी है, तो डेफिनेटली उसमें पॉजिटिविटी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये फाइनेंशियल्स हैं। और अब फ्रेंड्स, जो सबसे क्रिटिकल चीज़ होती है किसी भी कंपनी के लिए वो होती है उसका रिस्क।
तो अब रिस्क जानते हैं। सबसे पहला जो रिस्क मैं आपको बताता हूँ, ये इनडायरेक्टली इनको टैरिफ के कारण से है। जो आजकल आप लोगों को तो पता ही है कि यूएस ने हमारे ऊपर काफ़ी टैरिफ लगा रखे हैं। तो इन ये जो यूएस ने जो टैरिफ लगा गए हैं, उसका इनडायरेक्टली जो लॉस है वो इस कंपनी के लिए है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से। ये कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, यूएस में कोई इनका नहीं है, लेकिन ये सारा इंडिया में है, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली इनको क्यों लॉस होगा, क्योंकि क्या है कि अभी जो गवर्नमेंट के पास जो कैपेक्स, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, जो इंफ्रा के लिए एक्सपेंडिचर था, अब आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट को प्रमोट करना पड़ रहा है, क्योंकि टैरिफ के कारण जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट को वहाँ पर जैसे कि टेक्सटाइल्स पे, ज्वेलरी पे, जो पहले एक्सपोर्ट करते थे यूएस को, वहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ी सी सब्सिडीज़ उन सेक्टर्स को देनी होंगी। साथ ही में आपको पता है कि अभी जीएसटी बहुत ज़ोर से गिरा है। जीएसटी जो गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने ऐलान किया था कि 15 अगस्त को आप जीएसटी कम कर रहे हैं, तो उसके कारण गवर्नमेंट को 1.5 लाख करोड़ रुपीस कम पड़ेगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लेगी, कहीं ना कहीं से तो प्रॉब्लम होगी कि गवर्नमेंट को या तो बोरो करना पड़ेगा, या गवर्नमेंट से पैसा निकलेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो अपना कैपेक्स होगा, डेफिनेटली आप देखेंगे आने जब नेक्स्ट बजट में वो थोड़ा सा इसको कुशन करेगी, इसको कम करेगी। इंफ्रा के स्ट्रक्चर्स, इंफ्रा के ऊपर ये थोड़ा सा इसको कम करेगी। और अगर इंफ्रा में कम करती है तो डेफिनेटली ये वहीं पर ही ये जो कंपनी है ये वहीं की है, तो इसको भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अगर इनका ओवरऑल जो बजट है वो कम होता है तो ये एक रिस्क है। सेकंड रिस्क जो कंपनी से बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है, कंपनी के ऊपर इसको रेलवेज़ ने 2 साल के लिए बैन किया था। इसके ऊपर एक सीबीआई की इंक्वायरी चली है, और उसमें इन लोगों ने जो स्टार्टिंग में फाइंडिंग्स आई हैं वो ये आई हैं कि इस कंपनी ने कुछ थोड़े से गिफ्ट दिए हैं, या वट एवर यू कैन से, कुछ ब्राइब दिए हैं, और उसके कारण मतलब कि इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो ये सीबीआई को पता चला, इसलिए सीबीआई ने इनके ऊपर केस कर दिया है। तो और इनको ये बोला गया है कि ये 2 साल से इनको मतलब कि बैन किया हुआ है रेलवेज़ के लिए। तो दैट इज़ रिस्क, क्योंकि इनका नाम अगर ख़राब होगा तो एक बार नाम ख़राब होगा तो बाकी के इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी इनका नाम ख़राब होगा, और मे भी हो सकता है कि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इनको फिर उतने ना मिलें। अब थर्ड रिस्क, इनके जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड है। अगर आप इनके कस्टमर्स उठाएंगे, इनके जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं उसके कारण 88% रेवेन्यू आता है, और इनके जो मेन कस्टमर्स हैं वो हैं स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयूज़ हैं, एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसी कंपनी है। वहाँ से इनको स्टेट गवर्नमेंट से इनको 60% का रेवेन्यू आता है, और जो बाकी का जो 17% का रेवेन्यू आ रहा है वो पीएसयूज़ के कारण आ रहा है, और बाकी अदर्स में आता है। तो अगर आप देखेंगे इनके पास ये ऐसे बहुत ही कम है। तो प्राइवेट प्लेयर्स, जो इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बिल्कुल नेम से ही है इनके पास, 10-15% ही है इनके पास। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट्स चले जाते हैं इनके प्राइवेट पीएसयूज़ या स्टेट गवर्नमेंट के, तो डेफिनेटली इस कंपनी को काफ़ी लॉस होगा। फिर आप अगर इनकी वर्किंग कैपिटल देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल में से जितना इनका 75% का जो रेवेन्यू है, अगर ये एक कॉन्ट्रैक्ट में ले लीजिए करके 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, और 75 करोड़ रुपीस उस कॉन्ट्रैक्ट के ये इन्होंने सारे वर्किंग कैपिटल में लगा रखे हैं। यानी इनको काम करने के बाद इतनी फास्ट पैसा नहीं मिलता है इनको। इनका जो ड्यूज़ हैं, जो ड्यूज़ हैं वो काफ़ी देर तक कई बार इनके क्लियर भी नहीं होते हैं। इनके पास कई ऐसे ड्यूज़ हैं फाइनेंशियल ईयर 25 में 6 करोड़ तक के ऐसे ड्यूज़ हैं, जो इनकी जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी ख़त्म भी हो चुकी हैं, लेकिन इनको ये पैसे अभी नहीं मिले हैं। तो ये भी काफ़ी रिस्क है, क्योंकि इनका अगर वर्किंग कैपिटल अगर इनकी रुक जाती है, कोई इनको अगर स्टेट गवर्नमेंट या कोई जिससे भी इनके कस्टमर्स इनके पैसे वापस नहीं करते हैं टाइम पे, तो इनकी प्रोग्रेस पे, इनके वर्क पे काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर
इनका जो 50% इनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यानी कि अगर सपोज़ कर लीजिए अगर 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो 100 करोड़ का ही ये जो कस्टमर्स हैं वो पे करेंगे। लेकिन आपको पता है कि स्टील, एल्युमिनियम ये प्राइस काफ़ी वेरिंग होती हैं और अगर ये प्राइस बढ़ते हैं तो इन्हीं को हिट लेना होगा। अगर रॉ मटेरियल्स की प्राइस बढ़ती हैं तो इन्हीं कंपनीज़ को हिट लेना पड़ता है। लेकिन सिंस इनके 50% जो कॉन्ट्रैक्ट जो ऑर्डर्स हैं वो फिक्स्ड रहते हैं तो ये इनके लिए काफ़ी एक लॉस की बात भी हो सकती है अगर प्राइस इन्फ्लेट होते हैं स्टील, एल्युमिनियम जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं। और फ्रेंड इनका फिर अगला जो रिस्क है वो है कि जो इनकी ऑर्डर बुक है वो इस समय 2500 करोड़ की है, बट यही ऑर्डर बुक फाइनेंशियल ईयर 24 पे इनके पास 7500 करोड़ की थी। तो ये मतलब कि एक्चुअली इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है। फिर अगर आप इनके कैश फ्लो देखेंगे तो कैश फ्लो जो मेन इनका बेशक प्रॉफिट में सब कुछ ये दिखा रहे हैं कि इसमें मैंने भी आपको बताया कि इनका कैगार से प्रॉफिट बढ़ रहा है, 78 करोड़ का है, लेकिन वो प्रॉफिट कन्वर्ट नहीं हो रहा है कैश में। फाइनेंशियल 25 पे इनके पास जो कैश फ्लो जो माइनस कैश था वो था 120 करोड़ का और फाइनेंशियल 24 पे वही माइनस का कैश था इनके पास अराउंड 70 करोड़ का। फिर इनके जो टॉप 10 सप्लायर्स हैं वो 35% इनका रॉ मटेरियल देते हैं और अगर सपोज कर लीजिए वो सप्लायर्स इनको कोई भी रीज़न से वो सप्लायर्स इनको जैसे नहीं दे पाते हैं वो रॉ मटेरियल्स या कोई भी इनकी टर्म्स ख़राब होती है, वॉट एवर मे बी द रीज़न उनसे इनको नहीं मिलता है तो इनको फिर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इनको शायद हो सकता है कि ऑल्टरनेटिव सप्लायर से वो रॉ मटेरियल काफ़ी कॉस्टली बाहर मिलेगा। और फिर अगर आप देखेंगे इनकी जो बिड्स हैं ये बिड्स भी डालते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ऑफकोर्स ये बिड्स डालते हैं। फाइनेंशियल 23 में इन्होंने 46 बिड्स डाली थी जिसमें से इनको 18 बिड्स मिली थी। तो इनकी रेशो बहुत अच्छी थी। अगर आप देखेंगे इनकी जो रेशो थी अराउंड 40% की थी, जितनी बिड्स डालते थे 40% उसमें मिलती थी। लेकिन फाइनेंशियल 25 पे इन्होंने 48 बिड्स डाली हैं जिसमें कि इनकी सक्सेसफुल सिर्फ 9 हुई हैं। तो अगर आप देखेंगे वही जो रेशो है वो सिर्फ 20% तक रह गई है। तो इनकी बिड्स की विनिंग की रेशो है वो भी काफ़ी कम हो चुकी है। फिर जैसे मैंने बताया था कि ये लोग एसेट लाइट मॉडल हैं, तो उस केस में ये लोग अपना जब इनको काम करना होता है ये एसेट रेंट पे लेते हैं और काम करते हैं और उसके बाद एसेट वापस कर देते हैं। अब सपोज कर लीजिए ये एसेट लाइट मॉडल पे हैं, इनके पास अपने एसेट नहीं होती, ये सबसे पहले डिपेंडेंट है बाहर की पार्टी के ऊपर कि जब वो सामान लेंगे, एसेट लेंगे, फिर ये काम करेंगे। तो कल को हो सकता है कि वो किसी भी रीज़न से कोई भी एक्सेसिव रेंट भी चार्ज कर सकता है और ये इनको बेयर करना पड़ेगा। तो एक तरह से ये अगर एसेट ना होना एडवांटेज भी है और लॉस भी है इस बिज़नेस के लिए। तो ये भी एक रिस्क है। दैट्स इट फ्रेंड। अब दिस वाज ऑल अबाउट द विक्रान इंजीनियरिंग IPO एंड आई थिंक ये मैंने सारा का सारा RHP से पढ़ के आपको थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी वीडियोस एंड गुड नाइट। और मैं भी एक जल्दी ही एक और IPO के साथ एक और वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।